शांति। वेलकम, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। होप सो आप सब ने कल सेशन की प्रैक्टिस की होगी। अच्छा, मैं अगर आप सबसे पूछूं द पर्पस ऑफ लाइफ इज, तो क्या बताएंगे? मैं जानना चाहूंगा, एक एक करके मैं बोलता जाऊंगा। यंगस्टर से पूछूंगा, बड़ों से पूछूंगा। पहले मैं सबसे पूछूंगा, यस गरिमा, क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? क्योंकि कहते हैं इफ यू स्टार्ट द लाइफ बाय कीपिंग द एंड इन माइंड, तो कभी भी आपसे गलतियां कम होती जाएंगी। याद रखना ये स्टेटमेंट। यदि आप अपने अंत को सामने रखते हुए आज को शुरू करो, तो आपसे गलतियां होना कम हो जाएंगी। ठीक है, while you keeping the end in mind and start the life. So चलिए गरिमा से पूछते हैं। गरिमा, जीवन का उद्देश्य क्या है? What's the purpose of life? सर, मेरा जो पर्सनल थॉट है वो ये है कि मैं अपने आप को बेहतर देखना चाहती हूँ। तो अभी खराब लाइफ में आगे, हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें अभी है जो मतलब उतनी इम्प्रूव नहीं है मेरे अंदर, तो आगे मैं उसको और अच्छा देखना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ आगे। चलिए, मतलब आपका पर्पस है हैप्पीनेस एंड इम्प्रूवमेंट। चलिए, दो चीज आपने मेरे को बताया। ओके, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर मिडिल एज में, है ना। चलिए श्वेता बहन से पूछ लेते हैं। श्वेता बहन, क्या पर्पस है आपका? पर्पस क्या है? लाइफ का पर्पस क्या है? जो भी आप फील करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो ये कोई टेस्ट नहीं है, और ध्यान रखना इसमें कोई फेल नहीं होता है। आप जो बोलोगे वो सही बोलोगे। एवरीबडी इज राइट, आप में कोई भी रॉन्ग नहीं है। इसलिए इस बात से मत घबराओ कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, आपने जो बोला है वही राइट है, क्योंकि वो आपका पर्पस है। लेकिन मैं कुछ आज आपको एक ऐसी नई दिशा देने का प्रयास करूंगा जिससे आपके ये सारे पर्पस तो पूरे हो ही जाएंगे और आप एक ब्यूटीफुल पर्पस और समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस, बताइए श्वेता बहन। हाँ, टू बी एन एंजल। टू बी एन एंजल, ओके। फरिश्ता बनना आपका एक लक्ष्य है। चलिए, उद्देश्य है। लक्ष्य तो बहुत छोटी चीज होती है, उद्देश्य। कोसी बहन, आप बताइए अपने को मिलकर क्या पर्पस है लाइफ का? ओम शांति भाई जी। शांति जी। मैं टीचर हूँ जी। थोड़े साल पहले ये था टू मेक अ डिफरेंस टू एवरीवन, ये मेरा पर्पस था। ओके। जिंदगी भी कुछ ऐसी थी कि वो पर्पस फिर ज्ञान में आई, तो अभी वो हद का मेक अ डिफरेंस वो बाबा ने पूरा बेहद में लाकर, तो मुझे लगा कि बाबा ने तथास्तु जैसे कर दिया। अच्छा, टू मेक अ डिफरेंस, चलो। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं ज्ञान में हूँ 14 इयर्स से। तो बाबा पूरा टू मेक अ डिफरेंस कैसा, बाबा की तो डेफिनेशन सब अलग रहती है। तो अभी मतलब आई एम हैप्पी। ओके, ग्रेट। तो आप अपनी लाइफ का पर्पस फील करते हैं टू मेक डिफरेंस, मतलब अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में। मैं इसे ऐसे बोलूंगा, है ना। जी जी। टू मेक अ डिफरेंस इन ओन लाइफ एंड अदर्स एज वेल। ग्रेट। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा और हायर एज की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे जयप्रकाश गोयल जी से पूछते हैं हम। जयप्रकाश गोयल जी, जयप्रकाश जी, आप बताइए कि क्या पर्पस है लाइफ का? खुश रहना और औरों को खुश रखना। वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने। खुद भी खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। चलिए, अब हम पूछेंगे बिल्कुल, है ना, छोटे छोटे स्टूडेंटों से, है ना। यहाँ पे सिद्धि बैठी है, सिद्धि से पूछते हैं। सिद्धि, क्या पर्पस है आपकी लाइफ का? जो भी मुझे अपने में मिस्टेक्स दिखती है मैं उनको इम्प्रूव कर पाऊँ। किस चीज को इम्प्रूव कर पाए? अगर मुझे कोई अपनी मिस्टेक्स दिखती हैं तो मैं उनको इम्प्रूव कर पाऊँ और हमेशा मैं स्टेबल रहूँ कोई भी सिचुएशन में। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखिए, सभी ने जितनी चीजें बताई, सबने बिल्कुल अच्छे बताई, लेकिन आपको बताऊं, जितनी भी चीजें आपने बताई ये पर्पस नहीं है, ये आपके गोल्स हैं, एम्स हैं। पर्पस और एम में थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है, ये समझने वाली बात। एक्चुअली हम सब, आज आपको एक और बताता हूँ। मैंने पूछा था पर्पस ऑफ लाइफ, ध्यान से सुनना मेरी बात।
सो पर्पस ऑफ लाइफ यहाँ पर किसी का भी अलग अलग हो ही नहीं सकता। पर्पस ऑफ लिविंग अलग अलग हो सकता है। जीने का उद्देश्य जीना है, समझना। मैं थोड़ा सा अभी कनेक्ट करूंगा इस चीज को, ठीक है। लिविंग में ये सारी चीजें हैं, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे दूसरों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना है, ये बहुत ही ह्यूमाइन है। मैं से बात करूंगा, ये बहुत ही ह्यूमाइन टाइप की चीज है, मतलब मनुष्यता टाइप की चीज है, ये बहुत मानवीयता है। ये सारी चीज आपने ढूंढी, बहुत अच्छा है। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ इज क्रिएटिविटी, बिकॉज एवरी डे एवरी मोमेंट वी क्रिएट। हम अपनी जिंदगी में हर पल को खुद रच रहे हैं, कोई हमारे पलों को नहीं रच रहा है। सो हर पल में रचनात्मक रहना ही जीवन का उद्देश्य है, हाँ या ना। सो पर्पस ऑफ, देखो कोई डिफरेंस क्रिएट करना चाहता था, उसके लिए उसको क्रिएटिव रहना पड़ेगा। क्रिएटिविटी से वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में भी, दूसरे की लाइफ में भी। कोई खुश रहना चाहता है तो खुश रहने के लिए उसे क्या रहना पड़ेगा? क्रिएटिव रहना पड़ेगा। क्रिएटिव रहेगा तब वो खुश रह पाएगा, क्योंकि ऐसी चीजें करेगा वो क्रिएटिव मोड में आके, डेली वो खुशियों क्रिएट करेगा। जिसने कहा मेरे को मिस्टेक इंप्रूव करनी है, मिस्टेक को इंप्रूव करने के लिए भी कौन सा जॉन में आना पड़ेगा? क्रिएटिव जॉन में आना पड़ेगा। जितनी आप में रचनात्मकता होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उतनी आप में रमणीकता होगी, उतना आप में बैलेंस होगा। सो पर्पस ऑफ, जितने हम यहाँ भाई बहन बैठे हैं, 75 भाई, मतलब यहाँ पे 75 कनेक्शंस बैठे हैं, हम सबके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है क्या? क्रिएटिविटी। हम हर रोज लाइफ जीते नहीं है, एक्चुअली हम हर रोज एक नया दिन क्रिएट करते हैं, हाँ या ना। आप चेक कर लो, हर पल में आप हर चीज देखो, सब कुछ आप बना रहे हैं। क्यों उषा जी, मैं सही कह रहा हूं, है ना? हर पल हम बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग समथिंग, और हर पल में क्रिएट कर रहे हैं। हर पल में, एक भी पल आपका ऐसा नहीं है जब आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आप चेक करके देख ले, अपनी पूरी लाइफ उठा करके देख ले आप, ऑल द टाइम यू क्रिएट समथिंग। नाउ अब इस क्रिएटिविटी के लिए जो मैंने कल आपको 2 वैल्यूज से बात करी थी, उसको मुझे थोड़ा सा और गहराई से अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे नॉलेज के बारे में, तो नॉलेज के बारे में हमने कल इस बात को समझा था कि मैं कौन हूं, यही संपूर्ण ज्ञान है। बैलेंस ही संपूर्ण ज्ञान है, लाइटनेस ही संपूर्ण ज्ञान है, ज्ञान कुछ और नहीं है। याद रखना एक बात को, जितनी भी आप सब्जेक्टिव पढ़ाइयां पढ़ते हैं दुनिया में, वे ज्ञान नहीं है, वे स्किल्स हैं, वे तकनीकें हैं, वे व्यवहारिकताएं हैं, वो जीवन जीने की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ज्ञान जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, याद करिए, बुद्ध क्या प्राप्त करने के लिए गए थे? ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। दुनिया में जो लोग कहीं पर भी जाकर तपस्या करते हैं, किस लिए जाते हैं? उन्हें ज्ञान हो जाए। तो ज्ञान किसको कहा गया? हमेशा ही आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा गया। चाणक्य ने भी क्या कहा है? आत्मज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, आत्म अनुभूति से सुख किसी चीज में नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और आत्मिक आनंद से बड़ा कोई सुख नहीं। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। और इवन देन आप सोच के देखो, आप जितने भी ज्ञान की शुरुआत होती है, या जो कुछ भी आपके चारों तरफ होता है, चाहे भौतिक, चाहे सामाजिक, चाहे आध्यात्मिक, कोई भी ज्ञान आप उठा कर रख लो, वो आप से शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है। आप बस अपने को हटा दो, सारे ज्ञान खत्म हो जाएंगे उसी दिन। Each and every knowledge you consume for you and yourself, हाँ या ना? सही बात है। अब मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा ब्यूटीफाई करने वाला हूँ आज आपके सामने, इसकी बहुत गहरी गहरी चीजों पे जाने वाला हूँ मैं आपके लिए, है ना। ये मेरी बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां हैं जो मैं करता रहता हूँ, खुद से बात करता रहता हूँ। मैं जब मैं खुद से बात करता हूँ तो ये गुण मुझे अचंभित कर देते हैं कई बार, है ना। मैं जब इन गुणों के बारे में पता है आपको, मैं सच बता रहा हूँ, राजयोग के पथ पर जिसने गुणों के अध्ययन को सही से कर लिया, वो ऐसा आत्मिक आनंद उठाएगा कि उस जैसा आनंदित पर्सन इस धरती पे कोई दूसरा नहीं होगा। टेंशन तो आप भूल ही जाओ कि उसे कभी टेंशन जिंदगी में होगी।
जिनको टेंशन होती है उन्होंने अपने गुणों की पढ़ाई ही अच्छे से नहीं पढ़ी है। जिसने गुणों की पढ़ाई अच्छे से पढ़ी होती है उसे कभी तनाव नहीं होते। लिख लेना आप इस बात को अपनी डायरियों में। जिनको भी आप में टेंशन होती है, जिनको भी आप में से डर लगता है, जिनको भी आप में से चिंताएं होती हैं, जिनके मन में किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, इसका मतलब साफ है वे अभी तक भी गुणों की पढ़ाई सही से नहीं पढ़ पाए हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बड़ी ब्यूटीफुल बात है। इसको आप सब समझेंगे ध्यान से, है ना। चाहे तो नोट करते रहें, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जिनको जितना नोट करोगे, लिखोगे, ये उतनी आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, हमने कल भी इस बात को बहुत ही गहराई समझा था, क्योंकि हम ज्ञान वाले सब्जेक्ट को गहराई से समझ रहे हैं, है ना। तो ज्ञान को हमने क्या समझा था? ज्ञान क्या चीज होती है? ज्ञान समझ होती है, समझ। लेकिन समझ के साथ एक खतरनाक बात क्या होती है कि समझ को भी समझना पड़ता है, समझ को भी समझना पड़ता है। तो समझ क्या है? और समझ को समझने के लिए एक बहुत शानदार गुण को आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बिना आपकी समझ कभी भी क्लीन नहीं हो सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनना आप सभी। क्या होता है? उसका नाम होता है साक्षी भाव। एक गुण होता है साक्षी भाव, जिसे इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन पावर कहते हैं। ऑब्जर्वेशन। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी नहीं होती है तो याद रखना, आप देखिए, जिनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं होती है ना, आप ये समझ लीजिएगा, जिनकी ऑब्जर्वेशन, इसको भी ध्यान से समझना, बड़ी गहरी समझ है ये, जिनकी ऑब्जर्वेशन अटैचमेंट में आ जाती है, अटैचमेंट की शिकार हो जाए और प्लस एक्सपेक्टेशन की शिकार हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, अब वे ऑब्जर्वर नहीं रहते। जैसे ही ऑब्जर्वेशन में ये दोनों प्लस हो जाएंगी तो ये बदल करके आपका स्वरूप बन जाएगा जजमेंटल। जजमेंटल हो जाएंगे आप न्याय संगत नहीं रह सकते। अब आप पक्षपाती बन जाएंगे। जजमेंटल का सीधा सीधा मतलब होता है पक्षपात करने वाला व्यक्ति या कोई राय क्रिएट करने वाला व्यक्ति। समझ पाए आप मेरी इस बात को? जो समझ पाए हाथ हिला के बता दें मुझे थोड़ा सा आइडिया मिले। क्लियर हो रही है मेरी बात? किसी को सवाल है इस बात में तो सवाल पूछ सकते हैं मेरे से। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं, क्योंकि ये बहुत गहरी बातें हैं, ये बहुत व्यवहारिकता में समझने की बात है। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। जब आप ऑब्जर्वर होते हैं तो आप हर चीज को वैसा ही देखते हैं जैसी वो होती है। एक बहुत पुराना कोट है, उस कोट को आप लिख सकते हो, ऑल द इमोशंस डाइज अंडर ऑब्जर्वेशन। जितने भी भाव पैदा होते हैं, यदि आप साक्षी हो जाएं उन भावों के प्रति, तो वे भावनाएं कभी आपको उत्तेजित नहीं कर सकती हैं। हर भावना की उत्तेजना साक्षी भाव से संभाली जा सकती है, रोकी जा सकती है, समझी जा सकती है। अंडरलाइन करना आप इस बात को, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? पहुंच रही है मेरी बात या नहीं? ठीक। साक्षी का मतलब समझाता हूं आपको। साक्षी व्यक्ति कभी भी किसी बात पर बिना सोचे समझे कमेंट नहीं करेगा, जब तक वो हर बात के यथार्थ को नहीं पहचान लेता, जब तक वो किसी एक्यूरेट निर्णय पर नहीं पहुंच जाता, जब तक वो, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जब तक वो किसी भी बात के, ध्यान से लिखिएगा मेरी इस बात को, वही व्यक्ति ऑब्जर्वर हो सकता है। बहुत लिख लेना आप बार बार इसको। वही व्यक्ति ऑब्जर्वर हो सकता है जो व्यक्ति किसी भी बात के सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया देता हो। यदि आप किसी भी बात आई और आप खुश हो गए, कोई भी बात आई आप दुखी हो गए, आप ऑब्जर्वर नहीं हैं, आप अटैच्ड हैं, आप एक्सपेक्टेशन के शिकार हैं, आप एक बहुत साधारण से व्यक्ति हैं। इसी के लिए मैं हमेशा कहता हूं, यदि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है, कौन कौन चाहता है कि ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाए हमारी? याद रखना, जितने भी आप दुखी हो ना, आप जजमेंटल होने के कारण दुखी हो, क्योंकि आप सबके विषय में एक राय क्रिएट कर लेते हैं।
और जो व्यक्ति दूसरों के विषय में राय क्रिएट कर लेता है, उसके विषय में भी दुनिया अपनी राय क्रिएट कर लेती है। और जो दूसरों के विषय में राय पास करता है, दुनिया उसके विषय में राय पास करना शुरू कर देती है, और फिर वो दर्द में मरना शुरू हो जाता है, मैं तो ऐसा नहीं हूं। और याद रखना, ये इतना गहरा चक्रव्यूह है। आज एक बहुत गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इतना गहरा चक्रव्यूह है। यदि आप ऑब्जर्वेशन जोन से, लिख लेना जो बात मैं बोल रहा हूं, यदि आप अपने ऑब्जर्वेशन जोन से जजमेंटल जोन में गए, आप तुरंत जस्टिफिकेशन के जोन में चले जाएंगे। फिर आपको बात बात के लिए अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। और एक बात मेरी गहराई से लिख लेना, जस्टिफाई वही करता है जो झूठा होता है। सच्चे आदमी को कभी जस्टिफिकेशंस नहीं देने पड़ते, वो सेल्फली जस्टिफाइड होता है। हाँ या ना, मैं गलत कह रहा हूं? सो अंडरस्टैंड द थिंग्स। क्यों जिंदगी में, हमारे व्यवहारों में, हमारी सिचुएशंस में ये सब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं किन चीजों के शिकार हो रहे हैं, हम ऑब्जर्वर नहीं रहते। और यदि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है, तो मेरे 3 पॉइंट फॉर्मूला याद कर लो। मैं इसको बहुत पहले से सिखाता आ रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं मैंने अपनी जिंदगी से ही सीखा था, खुद सीखा था ये मैंने फॉर्मूला। इस 3 पॉइंट फॉर्मूला ने मेरी लाइफ में मुझे, मेरे ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत इंप्रूव किया है, बहुत इंप्रूव किया है। आज थैंक गॉड कि मैं आत्मा अपने इन 3 पॉइंट फॉर्मूले के बेस पर बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं देता। चीजों को मैं समझने का पूरा प्रयास करता हूं, उसके बाद ही मैं अपनी बात रखता हूं। तो क्या है वो 3 पॉइंट फॉर्मूला? पहला, जब भी आपके जीवन में कोई घटना हो, लिख लो आप मेरी बातें, जब भी आपके जीवन में कोई घटना हो, कोई व्यक्ति आए, कोई खुशी आए, कोई दुख आए, कोई प्राप्ति हो, कोई अप्राप्ति हो, कोई मुश्किल आए, कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा हो, मतलब वॉट एवर हैपन, लिख लो सेंटेंस को, वॉट एवर हैपन इन योर लाइफ अराउंड यू, आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, आपको सबसे पहले स्टॉप, रुकना है। उसके ऊपर कुछ भी करने से पहले, अपना कोई भी रिएक्शन देने से पहले, यू नीड टू स्टॉप, देन थिंक एंड आस्क। सेकंड स्टेप है थिंक एंड आस्क। सोचना है और खुद से पूछना है। क्या पूछना है? ये बात आई है, कहां से आई है, क्यों आई है, कैसे आई है? समझ लीजिए मैंने, क्योंकि मैं ज्ञान गुण पढ़ा रहा हूं आपको, ये ज्ञान है, इसे कहते हैं समझ। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं समझदार, जो समझ से काम ले। द पर्सन हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लाइफ विद फुल अंडरस्टैंडिंग, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है समझदार, मैच्योर्ड। डेफिनेशन ऑफ मैच्योरिटी, तो समझना मेरी बात को। तो क्या चीज मैंने कहा? थिंक एंड आस्क। पूछो अपने आप से कहां से आई है, क्यों आई है। उस थिंक एंड आस्क के द्वारा ही, ध्यान समझना, इसी में एक बात को समझ लेना, जब आप थिंकिंग राइट करोगे, आस्किंग राइट करोगे, तो आप उसकी सत्यता को परख पाओगे, उसकी ओरिजिनलिटी को परख पाओगे। लिख लो इस बात को। सेकंड स्टेप हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनलिटी ऑफ द थिंग। जो भी बात आपके जीवन में हो रही है, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है। कहीं आप झूठ से तो प्रभावित नहीं हो गए। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति सारी जिंदगी मृत्यु से डरता रहता है, मृत्यु से डरता रहता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य को नहीं देख रहा है, वो झूठ को देख रहा है। वो देख रहा है शरीर मर जाएगा, जल जाएगा, लेकिन वो जानता, वो इस बात को भूले बैठा है कि वो तो आत्मा कभी मर ही नहीं सकती। तो झूठ में जिंदगी जी रहे ना। तो थिंक एंड आस्क से आप ओरिजिनल पे जाओगे। यू शिफ्ट द ओरिजिनल। हर बात का ओरिजिनल, हर पदार्थ का ओरिजिनल, हर वस्तु का ओरिजिनल, हर इंसान का ओरिजिनल, हर घटना का ओरिजिनल, हर ज्ञान का ओरिजिनल। यू विल रीच द ओरिजिनल। ज्ञान वो नहीं है जो आपको झूठ के अंदर जिवाए, ज्ञान वो है जो आपको ओरिजिनलिटी पे लेके जाए। हाँ या ना? ज्ञान किसको कहा गया था? जो सत्य का बोध कराए। नॉलेज इज ट्रुथ, जो सत्य पर लेकर के जाए। जो सत्य तक ना ले जा सके वो नॉलेज नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़ा बड़ा डायरियों में लिख लो, मुझे कहीं मैं सीता बनकर
झूठे हिरण में तो नहीं फंसने वाली हूं। याद कर लो रामायण का वो सीन, वो सोने का हिरण नहीं था, वो मारीच था, लेकिन सीता आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि वो मारीच है। उसे वो हिरण दिखा, और वो हिरण दिखने से फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, अपने राम को भेज दिया। फिर दोबारा फिर आइडेंटिफाई, क्योंकि एक बात याद रखना, एक बार जब आप गलती कर देते हो तो बुद्धि में अज्ञानता का अंधकार इस प्रकार से घुसना शुरू करता है कि वो एक के बाद दूसरी गलती, दूसरे के बाद तीसरी गलती, और तीसरे के बाद चौथी गलती करता है, और उसके हालात सीता की तरह रावण की जेल में काटने की। और उसके बाद सीता की जेल, रावण की जेल ही छोड़ दो, फिर सीता की पूरी जिंदगी नरक दिखाई है कि वहां से बेचारी अग्नि परीक्षा दे के वापस भी लौट के आ गई, तो भी तो अयोध्या से निकाल के बाहर वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा दिया, बच्चे बाहर दिए, फिर जब वापस से बुलाया तो फिर धरती में समा गई। कोई सुख नहीं रहा पूरी जिंदगी में। एक गलती थी बस, हिरण पर आकर्षित होना, एक गलती, चेक कर लो आप, एक उस गलती के बाद ये पूरी कहानी रची गई है। सो अंडरस्टैंड करना है, जो भी व्यक्ति झूठों पर आकर्षित होना शुरू हो जाता है उसकी पूरी जिंदगी एक दुख का चक्रव्यूह बन जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात या नहीं? कोई किसी के देह पर आकर्षित हो रहा है, कोई किसी पदार्थ पर आकर्षित हो रहा है, कोई कपड़ों पर आकर्षित हो रहा है, कोई एजुकेशन पर आकर्षित हो रहा है, कोई किसी के पद और पोजीशन पर आकर्षित हो रहा है। ये जो आकर्षण का चक्रव्यूह है, ये आपको सीता बना के छोड़ेगा, एक ऐसी सीता जो सारी जिंदगी दुखों में बिताएगी। मेरी बात समझ में आए हैं आप? मेरी बात पूरी पहुंची है आप तक? मेरी पूरी बात पहुंची है आप तक? अंडरस्टैंड? यस। नाउ सो स्टॉप, दूसरा स्टेप था थिंक एंड आस्क। ये आपके सामने क्या लेकर के आएगा? दिस स्टेप, स्टॉप वाला अभी एक बात समझना, जैसे आप स्टॉप लगाओगे, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके लिए इसने मुझे क्या हेल्प किया था। स्टॉप आपके दो वैल्यूज को बहुत ताकत से बढ़ाता है। पहला पेशेंस, दूसरा करेज, क्योंकि रुक वही सकता है जिसमें पेशेंस है और जिसमें साहस है। कोई बात आई, कुछ होता है तुरंत रिएक्टिव, वो अगर बात आई है, ऐसा नहीं हंसी बात आई तो हंस गए, रोने बात आई तो रो गए, ऐसा इन्हें कमजोर पर्सनैलिटी कहा जाता है। कोई भी बात आई है वो रुकेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, देन उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। जो जल्दी से खुश होता है वो जल्दी से रोता भी है, और जो जल्दी से रोता है वो जल्दी से डिप्रेशन में भी जाता है। इनको समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग आपको बहुत हंसते दिखेंगे, बहुत ज्यादा हंसते हैं, बात पे हंस जाएंगे, थोड़ी सी बात पे हंस जाएंगे, वो बहुत रोतड़ू लोग होते हैं, आपको पता नहीं है उनकी कभी जानना। वो इमोशन से इतने वीक होते हैं, जरा सा टची होते हैं, टची, उनको थोड़ी देर बाद में आंसू आ जाते हैं उनकी आंखों पर। जो बहुत हंसते हो, याद रखना, जो बहुत हंसते हैं वो सच में खुश नहीं होते हैं, वो सच में खुश नहीं होते। स्माइलिंग होना अच्छा है, खुशी मैं हमेशा बोलता हूँ। और स्माइलिंग भी दो तरह की होती है, एक है ट्रू स्माइलिंग, एक है ट्रू स्माइलिंग जो ट्रुथ से आती है, एक है रिसेप्शनिस्ट स्माइलिंग। रिसेप्शनिस्ट देखी है, जो बाहर बैठी रहती है, हंसती रहेगी, अंदर अंदर गाली भी देती रहेगी आपको, है ना? वो तो वो वाली स्माइलिंग नहीं चाहिए अंदर में। कुछ लोग होते हैं ना, जब कोई बाहर से अरे आइए आइए, अंदर से कह रहे हो चूहा आ गया है निशाचर मेरे घर, अंदर से ये चल रहा होगा। बाहर से हम सब एक दूसरे के लिए अच्छे दिखने का प्रयास कर रहे होते हैं। एक्चुअली हम सारे लोग जनरली हम सब इस कैटेगरी के या तो रहे होंगे कभी, अब हो सकता है ज्ञान में से कुछ ठीक हो गए हो, या कुछ लोग हो सकता है अभी भी हो, मुझे तो अभी भी ज्ञान में से होंगे, है ना? बहन जी सेंटर पे है तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि मैंने सोचा अरे क्या दोपहर में आगे बताओ, अभी रेस्ट का टाइम में करके, है ना? और वैसे कहेंगे नहीं आइए मिलिए, वो रिसेप्शनिस्ट प्रिपरेशन होती है। सो रिसेप्शनिस्ट जो प्रिपरेशन होती है ना, उसमें कभी सामने वाले को भी सुख नहीं मिलेगा और आपको भी सुख नहीं मिलेगा। इसको आप समझिए। आप जो करो वो दिल से करो, मेरी बात लिख लेना गहरे करके, जब भी करो ओरिजिनल के लिए करो और ओरिजिनल बनकर करो। ये लिख लो बड़ा बड़ा, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी ओरिजिनल बनकर जीऊंगी और ओरिजिनल के साथ जीऊंगी। सबको ओरिजिनल फॉर्म में देखना है। एंड तो क्या होगा हमारे पास में? सबसे पहले हमने स्टॉप के, स्टॉप से हमारा धैर्य बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, हमारा बैलेंस बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा। रुक वही एक व्यक्ति सकता है जिसे जल्दबाजी नहीं है कहीं की, जो असंतुलित होने को तैयार नहीं है। इसलिए कहते हैं ना भैया, पहले सोचो, फिर सोच करके सोचो और फिर करो। तीसरा स्टेप, एक्शन। स्टॉप, थिंक एंड आस्क, देन डू, अर्थात एक्शन। ये मेरा 3 पॉइंट फॉर्मूला है। जो यहाँ पुराने भाई बहन बैठे होंगे वो जानते हैं कि ये मैं कोरोना के शुरू से ही पाठ पढ़ाता आ रहा हूँ लोगों को।
पिछले 2-3 सालों से यही पाठ चल रहा है मेरा, क्योंकि मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस प्रैक्टिस ने मुझे कितनी मदद करी है मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार खुद आशा दीदी जी मेरे से पूछ रहे थे, मैं ORC में था, कि प्रमोद भाई आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना, ऐसे मुझे प्रमोद आप क्या पुरुषार्थ करते हो? मैंने कहा बस दीदी एक ही पुरुषार्थ करते हैं। क्या पुरुषार्थ? तो बस मुझे लाइफ में हमेशा मैं इमोशनली स्टेबल रहूं, कोई भी चीज मेरे इमोशंस को डिस्टर्ब ना कर पाए। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ फुल्ली इन कंट्रोल, है ना। कोई आए मेरे इमोशन को ट्रिगर कर दे, कोई पल में मुझे हंसा दे, कोई पल में मुझे रुला दे, कोई पल में मुझे बुरा फील करा दे, कोई पल में मुझे अच्छा फील करा दे, ना ना ना, ये नहीं करना। मैं वो करूं जो मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है। पहले सेल्फ, खुद के ऊपर राज्य करने वाला बनना है। राजयोग का मतलब ही है जो स्वयं का राजा बनाने का योग। लिख लो आप इस बात को, स्वयं का राजा। हमें बाहर का राजा बनाने का योग नहीं है, स्वयं का राजा बनाने का योग है। मेरी आंखें वही देखें जो मैं इनको आदेश दूं, मेरे कान वही सुने जो मैं इनको आदेश दूं, मेरे मुख से वही शब्द निकले जिन शब्दों को मैं निकालूं। ऐसा ना बोलूं नहीं नहीं मैं बोलना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया। ऐसे नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर ऐसा है तो यू आर नॉट राजयोगी। अभी आपने बेसिक्स भी नहीं सीखा राजयोग का। समझ आ रही है मेरी बात सबको? नए और पुराने सब। यस, हाँ जी, क्या पूछना है लोग? पता है आपका हैंड रेज है। हाँ जी भाई जी, जैसे सिचुएशन मतलब कभी हुए तो हमें टाइम मिला तो हम ना इसको अप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी कभी से स्पॉन्टेनियस सिचुएशन आती है तब ना फिर गड़बड़ हो जाती है, पुरानी वाली संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि हम दिखावा करना चाहते हैं, हम फिर से झूठ में जीना चाहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम क्यों जल्दी करते हैं? मान लो कोई बात आ गई, अब मैं तुरंत से जवाब इसलिए देना चाहूंगा कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। मैंने जवाब नहीं दिया, सामने वाला ये सोच सकता है कि ये जवाब नहीं दे रहा है करके मेरी इंसल्ट हो सकती है, तो मैं फिर से झूठ में शिफ्ट हो गई। स्पॉन्टेनियस भी आया है, मैं उसे कह सकती हूँ अभी मैं समझ नहीं पाई, थोड़ा सा और प्लीज आप मुझे करेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए, जब ये टाइम लेने की आर्ट आनी चाहिए आपको, इसी को ज्ञान कहते हैं। टाइम लेने की आर्ट क्या कहती है? ध्यान से सुनना मेरा। मैं कैसे टाइम लेता हूँ? सपोज करो कि भाई किसी ने मेरे से कुछ ऐसा कह दिया जो बहुत वो है कि मेरे को अंदर से रिएक्शन भी आ रहा है, तो मैं उससे जानना चाहूंगा एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप मुझे बताना क्या चाह रहे हैं, मेरे से कोई गलती हुई है क्या मेरी कोई मिस्टेक है क्या? अगर कोई मेरे से रिएक्टिव भी बात कर रहा है, मैं एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि आप जिस काइंड से मेरे से कह रहे हैं वो आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यदि आप मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा मांग लेता हूँ पहले, और फिर आप मुझे बता दीजिए मुझसे क्या गलती हुई है। आई एम रेडी टू इम्प्रूव। और यदि आप किसी ने मेरे से कोई सवाल पूछ लिया, जवाब दो, आपको बोलना एक्चुअली मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पाया हूँ, कृपया मैं अभी आपके बराबर समझदार नहीं हूँ, प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली आप मेरे से पूछ क्या रहे हैं, ताकि मैं समझ पाऊँ पहले थोड़ा शांति से, तब मैं आपका आंसर कर पाऊंगा। या मुझे 1 दिन का टाइम लगेगा आंसर करने में, मैं इस पर मुझे विचार करना पड़ेगा, या आप मुझे हेल्प कर दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो अगर बंदा रिएक्शन के मोड में होगा, मुझे गिराने के मोड में होगा, मुझे नीचे दिखाने के मोड में होगा, तो मैं तो पहले ही हाथ जोड़ के नीचे हो गया हूँ। याद रखना, अगर आपने किसी, मेरी बात बहुत गहरी बात आपको बोलने जा रहा हूँ, यदि आपने किसी ईगोइस्टिक आदमी के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करी, तो अब वो अपनी ईगो और बड़ी कर लेगा। हाँ या ना? अब वो आपसे और कठोर होता जाएगा, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? जितना आप जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, जितना आप क्लियर करने की कोशिश करोगे, उतना सामने वाला और बड़ा होता चला जाएगा। वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता चला जाएगा, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो रही है अगर वो आपका स्वीकार कर रहा है। और इतनी अकल चाहिए आपको यहाँ पे हनुमान बनना पड़ता है, कब आपको छोटा होना है, कब आपको बहुत बड़ा होना है, कब बालक बनना है, कब मालिक बनना है। हम गलतियां करते हैं, नहीं मैं क्यों झुक जाऊं, मैं क्लियर करूंगा, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन देम। सॉरी, जिस समय आपको समझ में आ जाए सामने वाला ईगो के कारण से ऐसा कर रहा है, वो ध्यान से समझना, सामने वाला रिएक्शन के मोड में, सामने वाला एंगर के मोड में है, सामने वाला लिसनिंग के मोड में नहीं है, सामने वाला अंडरस्टैंडिंग के मोड में नहीं है, सामने वाला नॉलेज के मोड में नहीं है। अगर उस टाइम पर मैंने कितनी भी कोशिश करके नॉलेज समझाने की कोशिश की भी उसको, तो वो क्या करेगा? अपनी ईगो बढ़ा करके ऐसे सवाल पूछेगा, मुझे नीचा दिखाने का हर वो प्रयास करेगा। लेकिन यदि मैं पहले ही झुक गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप तो बड़े हैं, इससे 2 फायदे हुए। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ज्ञान की बात है। क्या फायदे होंगे? 2। पहला फायदा ये होगा कि जब आप झुकेंगे तो अब वो अपनी ईगो बड़ी नहीं करेगा,
अच्छा, अगर वो ईगो बड़ी नहीं करेगा तो उसका पाप भी तो कम हो गया ना, समझा आप मेरी बात? उसका पाप भी कम हो गया, क्योंकि आपने झुक के उसे कम पाप करने वाला बना दिया। वो अब रहमदिल हो जाएगा तुरंत। देखना, जैसे ही आप नम्र बनोगे ना, हाथ जोड़ खड़े हो जाओगे और बोलोगे मैं आपके बराबर समझदार नहीं हूं, अब तुरंत उसकी ईगो सेटल हो जाएगी, वो रहम के मोड में आ जाएगा। इसे कहते हैं दूसरों में गुण डालना। खुद को ज्ञानी दिखाने से किसी गुण नहीं बढ़ते, झुक करके झुकाने से गुण बढ़ते हैं। हम तो ज्ञानी दिखाने थे, मैं ज्यादा समझदार हूँ, तुम कुछ समझदार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम कैसे कैसे कर सकते हो। उस समय उसको उसकी जरूरत नहीं है, उस समय उसकी खोपड़ी को समझ में भी नहीं आएगा आपका लॉजिक। याद रखना, इगोइस्टिक आदमी के सामने लॉजिक देना मूर्खता की पहचान होती है। इगोइस्टिक आदमी की तो ईगो सेटिस्फाइड करोगे तो ही वो सेटिस्फाइड होगा, हाँ या ना? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको लग रहा है कि सच में सॉल्यूशन हो जाएगा हर बात का? किसी भी आपको हमेशा पता क्या कुछ करना है। कोई आदमी गुस्से में आए आपके पास में, तो आपको उससे क्षमा मांग लेनी है। सबसे पहले क्षमा मांग लो, चाहे आपकी गलती ना हो। आप सोचोगे लो गलती नहीं है, फिर मैं क्षमा क्यों मांग लूं, मैं नीचा नहीं हो जाऊंगा? अरे कम समझ, मैं ऐसे बोलता हूँ, मूर्ख बोलता हूँ मैं ऐसे, जैसे बोलता है। आप एक बात आना, सामने वाले का ध्यान सुनना, किसी को मुझ पर गुस्सा है ना? जैसे कोसी बहन, आप एक बात बताइए, आप एक टीचर भी हैं, मैं आपसे पूछता हूँ चीज को, आप मुझे ऐसे करके बताइए, सपोज करिए मुझे गुस्सा आ रहा है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है और आप मुझे उस समय पे समझाने का प्रयास कर रही हैं, तो मुझे और गुस्सा आ रहा है। सही है। अब आप बताना, इससे आपका पुण्य बढ़ेगा या पाप बढ़ेगा? आप मुझे समझाने का प्रयास कर रही हैं पर मेरा गुस्सा और बढ़ रहा है, पुण्य तो डेफिनेटली नहीं बढ़ने वाला है इसमें, आपका पाप बढ़ेगा, क्योंकि आप मेरे गुस्से को बढ़ा रही हैं। हमेशा याद रख लीजिए, किसी भी गुस्से वाले व्यक्ति को जितना ज्ञान समझाओगे उसका गुस्सा बढ़ेगा। गुस्से वाले व्यक्ति को ज्ञान नहीं समझाया जाता, उसके सामने तो हाथ जोड़े खड़ा हो जाता है, क्षमा कीजिए शायद उसको ऐसा बोल दो आप, शायद मुझसे कोई भूल हुई है जो आपको मेरे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, प्लीज बताओ, मैं सुधरूंगा, मैं सुधार करूंगा। आप देखना ऐसा बोलते क्या हो जाएगा, ऐसे करते ही ना उसका पारा। अब आप सोचना कौन सी एक्टिविटी पुण्य जमा करेगी, जिसने उसके पारे को डाउन किया हो या जिसने उसके पारे को बढ़ाया हो। ये है नॉलेज, इसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान भाषण नहीं है, इन किताबों से ज्ञान नहीं बढ़ता, ज्ञान का अर्थ समझना पड़ता है। ज्ञान का अर्थ ये है, मेरी एक्टिविटी से सामने वाले के गुण और शक्ति बढ़े या 5 विकार बढ़े। अगर मेरी एक्टिविटी सामने वाले के विकार बढ़ा रही है तो मेरा पाप बढ़ गया। हर्षा बहन कुछ कहना है? जी बताइए हर्षा बहन। जी, जो अभी आपने बोला तो वो कि मतलब ये जो है, तो ये हम मतलब बाहर या दूसरे जो लोग होते हैं वहां तो हो जाता है, पर जो अपने नियर वंस है, डियर वंस है, उनके साथ में करना तो वही है, कैसे करें? करना तो वही है। वहां पे अगर हमने ये किया तो ऑटोमेटिकली हमारी चीज बहुत ही ग्रेट हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। ये हमको समझना है, ये हमको अंडरस्टैंड करना है। समझ रहे हो मेरी बात? आप एक बताइए, मेरे को एक और चीज सोच के देखो, हमें सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना चाहिए, अपने लव्ड वंस का या दूर के लोगों का? बताओ कौन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, हमारे लव्ड वंस जो हमारे साथ रहते हैं या जो बाहर सोसाइटी में रहते हैं? करीबी जो लोग हैं। और हम क्या करते हैं ज्यादा, और हम करते क्या है, हम घर वालों पर गुस्सा उतारते हैं और बाहर वालों पे बहुत प्यार लुटाते हैं, और फिर हम कहते हैं वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। और घर में क्या बोलते हैं, घर वाले हमें समझते नहीं है, बाहर वाले बहुत अच्छा समझते हैं। एक्चुअली बाहर वालों ने आपका असली चरित्र देखा नहीं है,
घर में एक ये होता है ना कि कैसे भी कुछ भी कर मतलब ऐसा लगता है नेचुरल ही जाने आप दें, या याद कुछ रखिए, मतलब आपका थोड़ा केयरलेस आपका पता नहीं। असली चरित्र चित्रण आपके घर में ही पता चलेगा, बाहर नहीं। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम कहा गया है। जिसने घर के अंदर के चरित्र को बदल दिया, वो ही बाहर के चरित्र को ठीक रख पाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात या नहीं समझ पा रहे हैं? इसलिए जो अभी आपने बोला, यही तो ठीक करना है। अब आप खुद सोचो, मान ले घर में भी आपने वो किया, आपको तो हर जगह ध्यान रखना है, घर और बाहर क्या होता है। आपको तो ये सोचना है वो एक आत्मा है जो मेरे साथ रोल में है, क्लोज में। पर मुझे अब बताओ, अब आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपके घर में रहने वाली जो आत्मा है, उसका पाप बढ़ाना आपको अच्छा लगेगा या पुण्य बढ़ाना? क्या चाहोगे, उसका पाप बढ़े या पुण्य बढ़े? अच्छा, अब आप बन गई समझदार, तुम समझते हो, तुम मेरे पे एहसान दिखाते हो, तुम मेरे पे ऐसा करते हो। अब इससे वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उसका झगड़ा बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं सोर्स बन गया झगड़ा बढ़ाने का, अगर मैं सोर्स बढ़ गया क्रोध को बढ़ाने का, तो मेरा पुण्य बनेगा? नहीं। उसका पुण्य बनेगा? नहीं। और आप पता है, आपका डबल पाप बनेगा, उसका सिंगल। क्योंकि आप तो समझदार थे, गुणों की पढ़ाई तो आपने पढ़ी थी, शक्ति की पढ़ाई तो आपने पढ़ी थी, भगवान को तो आप जानते थे, भगवान ने कार्य चलाने की जिम्मेदारी तो आपकी थी, उसको तो थी भी नहीं। स्कूल में एडमिशन तो आपका है, आपने अपने स्कूल की बदनामी करा दी। समझ आ रही है? वही थोड़ा पूछ रही हूँ कि मतलब इस पे एम्फेसिस कैसे थोड़ा और दें। स्टॉप, थिंक एंड आस्क एंड एक्ट। ये हर जगह सेम ही फॉर्मूला रहेगा, चाहे घर चाहे बाहर। और सबसे पहली बात, घर से दिमाग से तो पहले तो ये निकाल दो कि मेरा कोई भी घर है। पहला पॉइंट तो ये निकाल दो। हम सब यहाँ पर कौन है? मुसाफिर हैं, मेहमान है। ये पूरी दुनिया वाले मुसाफिर खाना है। हमारे लिए सभी आत्माएं समान है, चाहे मेरे घर में रह रही है चाहे बाहर रह रही है। गुस्से का एकमात्र कारण है घर वालों पर अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन। अब मैं इस चीज को एक और गहराई पर लेके आता हूं, मैं कैसे और सुलटाता हूं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। तो पहला तो मेरा फॉर्मूला ये रहता है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला अब जो आपको और समझाता हूं। जब हमारे घर में, दूसरी समझ दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, इस समझ को बहुत ध्यान से सुनना। जब हमारे घर में किसी को हर्षा बुखार आ जाता है, कोई किसी को कैंसर हो जाए, बुखार आ जाए, हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, हम क्या करते हैं? उसकी सेवा करते हैं या उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम तो खाट में पड़ा रहता है? क्या करते हैं हर्षा जी? क्या करते हैं? सेवा करते हैं या नहीं करते? हर चीज खाट पे देते हैं, उसको पूरी मदद करते हैं, उसके लिए फल फ्रूट भी लाते हैं, सब तरीके से हेल्प करते हैं, शरीर बीमार होने। तो जब वो कोई, अगर मेरे घर में कोई गुस्से वाला व्यक्ति है, कोई थोड़ा गंदा बोलने वाला व्यक्ति है, तो क्या वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है या नहीं? हाँ या ना? उसकी आत्मा बीमार है या नहीं? जी हाँ है। तो अगर कोई आत्मा ही बीमार है, तो मुझे उसके प्रति रहम आना चाहिए या क्रोध आना चाहिए? आना तो चाहिए, पर आ नहीं रहा तो आपकी शक्ति है ना, आपने समझ नहीं है ना, उसको थॉट को समझाते नहीं है ना बहन। जब तक हमें वो समझ नहीं होती है कि हम अपने थॉट को समझाना सीखे। आज तक आपने ऐसे समझाया अपने आप को? क्या ये लॉजिक कभी दिया जिंदगी में अपने आप को कि मैं जैसे मैं बीमार की सेवा करती हूँ, ऐसे ये भी मन से बीमार है, मुझे इसकी सेवा करनी है? आज तक आपने एक बार भी ये थॉट दिया अपने मन को? हम तो क्या सोचते हैं, गुस्सा तो बुराई है, गुस्सा तो विकार है। हमने कभी आज तक सोचा गुस्सा एक बीमारी है? हमने कभी आज तक सोचा कामुकता एक बीमारी है? बताओ, सोचा हो तो बताओ ना, हाँ या ना, कुछ तो करो। नहीं सोचा ना? हमने कभी ऐसे सोचा भी है, हाँ भी नहीं भी। हाँ भी नहीं भी। अगर सोचा होता ना बहन, तो वैसा होता जैसे मैं कह रहा हूँ। सोचा ही नहीं। एक है कोई बात को सुन लेना, संकल्प में वैसे आ गई, उसे सोचना नहीं कहते। सोचने का मतलब समझती हैं आप? अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। थिंक डीपली, अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसे कहते हैं थिंक। जैसे दो शब्द होते हैं ना, एक शब्द होता है हियर, एक शब्द होता है लिसन। क्या फर्क है दोनों में? हियर माने भी सुनना है और लिसन माने भी सुनना है। फर्क क्या दोनों में? कौन बताएगा? जी रीता।
बताइए। अनम्यूट करिए। हाँ। हियर माने सुनना, हाँ। एंड लिसन मतलब ध्यान से सुनना, उस पे हाँ। समझ के सुनना। हियर माना कैजुअल लिसनिंग, ठीक है। हाँ, हाँ, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। नहीं, हाँ सुन रहे, बोलो बोलो, सुन रहे। हाँ हाँ, दैट इज नॉट पेइंग अटेंशन। हाँ, लिसनिंग, अटेंटिवली लिसनिंग, अटेंटिवली हियरिंग, पूरे ध्यान से सुनना। तो यही चीज समझनी है। तो दूसरी चीज ये समझनी है कि वो बीमार है। अब तीसरा स्टेप बता रहा हूँ, इससे और एक आगे का स्टेप, जो ये काउंसलिंग्स होती हैं। अगर आप खुद की काउंसलिंग्स करना नहीं सीखेंगे, मैंने नॉलेज का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ना, ये नॉलेज है, ये है नॉलेज, ये है नॉलेज। खुद को ट्रेंड करना नॉलेज है। मैं तीसरी बात क्या सोचता हूँ, अच्छा हर्षा, जैसे सपोज करो मैं आपका भाई हूँ, हम दोनों बहन भाई एक घर में रहते हैं। आप ऐसे सोचो 2 मिनट के लिए, आप विजुलाइज करो इस सीन को। मैं आपके साथ कोई भी बिहेवियर करूंगा, वो मैं मेरे माइंड से करूंगा या आपके माइंड से करूंगा? कोई भी बिहेवियर, कोई भी एक्शन हमारे बीच में होगा तो वो अपने अपने माइंड से होगा या एक दूसरे के माइंड से होगा? अपनी सोच अनुसार। अच्छा, आपको कोई भी काम करना अपने माइंड से आसान लगेगा या मेरे माइंड से आसान लगेगा? होता ही अपने से ही है। अपने से ही है। और मुझे मेरे से आसान लगेगा जी। तो हमें दूसरों की जिंदगी आसान बने रहने देनी चाहिए या उनकी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट बनाना चाहिए? अगर आप मेरे माइंड से नहीं सोच सकती हो तो क्या आपको कोई हक बनता है कि आप ये सोचो कि मैं आपके माइंड से काम करूं? अच्छा, आपका कंफर्ट लेवल आपके माइंड के लेवल पर है, मेरा कंफर्ट लेवल मेरे माइंड के लेवल पर है। मैं वो करने में कंफर्टेबल हूं जो मैं कर पा रहा हूं, जिसकी क्षमता मुझ में है। आप उसमें कंफर्टेबल है जो करने की क्षमता आप में है। तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों में हार्मनी बिठानी चाहिए या हमें एक दूसरे से बनने के लिए प्रॉब्लम में डालना चाहिए? इसे प्यार नहीं कहते। प्यार का मतलब होता है, लिख लो, allow the people whatever they want to do in their life without disturbing them। हाँ, अगर वो बस ठीक है गलत है तो मैं अपनी सलाह रख सकता हूँ उनके सामने, पर अपनाएंगे वो अपनी क्षमता के अनुसार ही और अपनी रुचि के अनुसार और अपने कर्म के अनुसार। उस पर हमारा कोई हक नहीं है। इसलिए कहा गया द बेस्ट कंट्रोल इज नो कंट्रोल। क्या आपको खुद पर कंट्रोल पसंद है? क्या आपको खुद का करेक्शन पसंद है? कोई तो आपको करेक्ट करे? नहीं, किसी को पसंद नहीं होता है। तो जैसे हमें पसंद नहीं होता है, ऐसे दूसरे को पसंद नहीं है। बस आप दूसरों को वो करना बंद कर दो, लोग आपको वो करना बंद कर देंगे जो आप नहीं चाहते कि आपके प्रति हो। तो ये मैं तो 3 स्टेप ये फॉर्मूला अपनाता हूँ और लाइफ बड़ी सुकून में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। बट ये प्रैक्टिस से आपकी पावर बनते हैं। आप ये सोचो कि आज आपने सुन ली और कल से आप ये कर लोगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं 9 साल से दिन रात अभ्यास कर रहा हूँ। 9 साल हो गए मुझे इन अभ्यासों को करते हुए। हर व्यवहार में मैं हर स्तर पर इन अभ्यासों को करता हूँ। मैं हर रोज ये सोचता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार मैं आप पे से बाहर होने की स्थिति में आ जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ नहीं प्रमोद, तू गलत जा रहा है। मैंने अपनी डायरियों में लिख लिख करके बहुत प्रोग्रामिंग कर करके सेट किया है इसे कि तेरे को वो सोचना है जो सोचना है, ये है तेरा ट्रैक, वो तेरा ट्रैक नहीं है। समझ आई ज्ञान? दिस इज कॉल्ड नॉलेज। अब एक और चीज सिखाऊंगा मैं आपको नॉलेज में। मनीषा बहन आज क्वेश्चन और नहीं ले पाएंगे आप, भले हाथ उठा रहे हैं, नॉट पॉसिबल, नहीं, क्योंकि वो टाइम नहीं रहेगा। फिर पता टाइम निकल जाता है, मैं जो पढ़ाना होता है फिर वो हो नहीं पाता है। वो कई सारी चीजें, सबके क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैं कुछ और बताना है मेरे को। अब एक और सबसे बढ़िया बात क्या होती है, चलो अभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि भाई हम सिखाते हैं कि आप अच्छा सोचो तो आप सबके लिए अच्छा कर सकते हैं। ऐसे सोचते हैं ना सभी लोग, है ना, शुभ भावनाएं देते हैं, चीजें करते हैं, ये ज्ञान। अब कोई मेरे को बोलता है सोचते तो हम भी सबके बारे में अच्छा, पर होता तो है नहीं। फिर कुछ दिन बाद मन हट जाता है, फिर हम तो वैसा ही सोचते हैं जैसे वे हो। ज्ञान क्या कहता है? व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज गुण क्या कहता है? समझाता हूँ आपको। बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी चीज है ये। जिस दिन मुझे समझ में आ गई थी, उस दिन के बाद से मेरे सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए। क्या समझ में आया मुझे एक दिन ऐसे बैठे बैठे कि भाई अगर मैं सपोज करो यहाँ पे हर्षा, आप ऐसा सोचो, चलो हर्षा को ही ले लेता हूँ क्योंकि हर्षा की बात चल रही है ना, इसने पूछा तो इसी पे ही आ जाएगा पूरा। अच्छा, जैसे अभी आप एक बात सोचो अपने आप के लिए लेकर के, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और जो और सब लोग हैं, मतलब मैं केवल इंडिकेट एक को कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ। बस आप समझिएगा वो पॉसिबल नहीं है कि मैं सबसे वैसे कर सकूँ, लेकिन बड़ी ब्यूटीफुल बात है। अगर मैं अच्छा सोच रहा हूँ सपोज किसी के बारे में,
अच्छे वाइब्रेशंस लेकर के आ रहा हूँ, मैं उनकी पॉजिटिविटी को देख रहा हूँ, उनके बारे में पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस कर रहा हूँ, इससे मेरी एनर्जी बढ़ती है या घटती है? हर सब बढ़ती है। बढ़ती है। मेरी एनर्जी बढ़ती है ना, पक्की बात है ना। मेरा मन भी अच्छा होता है, जब मैं अच्छा अच्छा सोच रहा होता हूँ तो मैं खुश भी रह पाता हूँ। हल्का की बात, एनर्जी। भले ही वो व्यक्ति ना भी बदल रहा हो, लेकिन मेरा भला हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो मैं दुनिया में किसके लिए हूँ? स्वयं परिवर्तन के लिए। तो अच्छा सोचने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे बदल जाएंगे आपके अच्छा सोचने से। अच्छा सोचने का एक ही मतलब है, आपके संस्कार बदल जाएंगे बुराई देखने के। मैं इसलिए अच्छा नहीं देखता मैं किसी के लिए कि वो बदलेगा नहीं बदलेगा, मैं तो बस देख रहा हूं, ठीक है बदल जाएगा तो उसका कल्याण, नहीं भी बदला मैं तो बदल गया। अच्छा, अगर मैं उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचूंगा तो मैं उससे बिहेवियर भी कैसा करूंगा? अच्छा अच्छा, हाँ या ना? जो भी करूंगा उसके लिए अच्छा ही करने की कोशिश करूंगा ना, तो उससे मेरा पुण्य क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात क्या होगा, जब मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा तो मैं कोई भी ऐसा कर्म करने की कोशिश नहीं करूंगा जिससे उसे गुस्सा आए, उसे इरिटेशन आए, उसे दुख हो, उसे हर्ट फील हो, वो बुराई की तरफ और ज्यादा जाए। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, तो इससे उसके पाप घटने की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? और जब उसके पाप क्योंकि देखिए, ताली दो हाथ से बजने का मतलब क्या होता है, ये अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए। अगर मैंने अपनी ताली हटाई ली, अब वो कितनी कोशिश कर ले वो ताली नहीं बजेगी। वो कर रहा है तो, लेकिन आप ऐसे ही खड़े हो जाते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, जितना जितना उसका रिएक्शन रेट कम होता जाएगा, 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 तो रिएक्शन रेट कम होना और उसकी रहमदिली का बढ़ना, धीरे धीरे रहमदिली उसका संस्कार बन जाएगी, धीरे धीरे प्यार उसका संस्कार बन जाएगा, धीरे धीरे कूलनेस उसका संस्कार बन जाएगी। हाँ या ना? जब मैं उसे खुद पे गुस्सा करने का मौका ही नहीं दूंगा, धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर वो मुझ पे चाह के भी गुस्सा। प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अपने जस्टिफाई करता हूं, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, हम तुम्हारे इतना करते हैं, यही है अज्ञानता। आज क्लियर हुआ आप सबको थोड़ा सा नॉलेज के बारे में? मैंने बहुत कोशिश की है वैसे तो नॉलेज को हर एंगल से क्लियर करने की। जिनको सच में आज एक डिफरेंट व्यू मिला है, हर्षा आप अपना थोड़ा अनुभव शेयर करो कि इन सब बातों को समझने के बाद आपका क्या अनुभव कहता है, 1 मिनट में। मैंने यही सीखा कि अब मुझे मतलब अटेंशन देनी है ज्यादा अपने परिवार में, या कौन कौन सी बातों का टेंशन देनी है? कि मेरे उनके साथ में एनर्जी एक्सचेंज कैसा राइट हो, मतलब पॉजिटिव ही हो। वो चारों बातें बताओ मतलब, जो मैंने बताई है। अगर याद नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाओगी। स्टॉप, थिंक एंड, पहला स्टेप है। दूसरा थिंक एंड आस्क, दूसरा। तीसरा स्टेप एक्ट। चलो पहला तो 3 पॉइंट फॉर्मूला हो गया, दूसरा क्या बताया? सिद्धि आप बताओ क्या बताया दूसरा? आपने ये बताया था कि हमें दूसरों के सामने झुकना आना चाहिए अगर कोई इगोइस्टिक है या वो, और भी कुछ बताया? दूसरा एक्ट क्या बताया? बिंदु बहन आप बताओ क्या बताया? सर ये आत्मा बीमार है, ये कमजोर है। हाँ, दूसरा ही बताया। ये देखना है कि वो जैसे उनके शरीर बीमार होते हैं, हम सेवा करते हैं, ऐसे ही उनकी आत्मा बीमार है, मुझे उस आत्मा की सेवा करनी है। बीमार पे मुझे गुस्सा नहीं करना, बीमार से मुझे कुछ उम्मीद नहीं रखनी, बीमार की मुझे सेवा करनी है। तीसरा पंकज बहन, तीसरा क्या पॉइंट बताया? अनम्यूट करिए। जैसे मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे कंट्रोल करे, ऐसे ही किसी को भी कंट्रोल करने की नहीं सोचनी बिल्कुल भी। मतलब क्या है कि जैसे दूसरा अपने दिमाग से काम करने में कंफर्टेबल है और मैं अपने दिमाग से काम करने में कंफर्टेबल हूँ, तो बस मुझे किसी कंफर्ट में नहीं जाना चीजें करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही लिखा गरिमा, ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज करनी है। और ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज कैसे होगी? स्टॉप, थिंक एंड आस्क एंड एक्ट। और चौथा पॉइंट क्या बताया मैंने फाइनली? हर्षा अब चौथा पॉइंट आप ही बताओ वापस, बिल्कुल लास्ट वाला। लोपा बहन आप बताओ क्या बताया चौथा पॉइंट?
जैसे अच्छा सोचने से हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है, पर वो दूसरा परिवर्तन हो ना हो, पर हमारा संस्कार बदल जाएंगे। तो हमारे मन में भी अच्छा सब हम भाव और भावना रहेंगे, तो हमारा परिवर्तन तो है, पर हाँ, जैसे हमारा वाइब्रेशन जाएगा तो धीरे धीरे उनमें अगर विकार की बार बार विकार नहीं आ रहे हैं तो उनमें भी परिवर्तन की उनका विकार भी सेटल हो रहा है। कम हो जाएगा। आप जितना खुद को राइट सिद्ध करोगे उसका विकार और बढ़ेगा। विकार बढ़ेगा। माँ बाप के बीच फ्रैक्शन देखो, हर माँ बाप अपने बच्चे पे कमेंट मारते रहते हैं, हम बड़े, तुम छोटे हो, तुम्हें हमारा सुनना चाहिए। ये चीज समझ लो, जिन्होंने इन बातों को समझ लिया लाइफ में समझ। ठीक है, क्लियर है? तो इन सारे पॉइंट को यूज करना कल, ज्ञान के पॉइंटों को, और फिर हम कल आगे और बढ़ेंगे। मैं एक्चुअली क्या ना, गुणों के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा लेकर के चलूंगा, फिर गुणों के सागर से मुलाकात कराऊंगा आपकी, है ना, कि गुणों के सागर से इन गुणों को कैसे और चार्जिंग कैसे की जाती है। मैं आपको गॉड के साथ कम्युनिकेशन करना सिखाऊंगा, कि मैं गॉड से कैसे कम्युनिकेशन स्थापित करता हूँ, और वो कम्युनिकेशन क्यों मेरी मदद करता है। गॉड के पास ऐसा बैठना नहीं होता, मैं पॉइंट टू बैठ के म्यूजिक सुन लिया, बाबा याद आ रहा है, लाइट आ रही, ये नहीं है, ये योग नहीं है, ये सिर्फ रिलैक्सेशन। योग का तो मतलब ही है इस ब्रेन की पूरी चार्जिंग, मन और बुद्धि अलाइन, सारी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, उसका मतलब योग है। यही जरूरी है ना। ठीक है, सो प्रोग्रामिंग द माइंड, उस पे हम काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है, होप सो सबको फायदा हो रहा है, सबको आनंद आ रहा है पूरा कोर्स से। हाँ, चलिए, तो अब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे हम सभी, गहरा साइलेंस। महसूस करें कि जैसे अब मैं आत्मा बहुत ही समझदार बन गई हूँ। ऐसा महसूस करें कि बुद्धिदाता ने मुझ आत्मा की बुद्धि पूरी तरह चार्ज कर दी है। मेरे मन बुद्धि दिव्य भी हो गए और पावन भी। महसूस करें अंदर में कितनी शांति है, धैर्यता है। अब मुझे किसी की बात का कोई फर्क नहीं, सब अच्छे हैं। मेरा जन्म तो सबकी सेवा के लिए हुआ है, सबकी सेवा। मैं तो भगवान का सुखदेव हूँ, मुझे बस सबको सुख देना है, प्यार देना है। देखें अपने सामने अपने सभी परिजनों को, आपके और उनके बीच बहुत ही सुंदर रिश्ता बन गया है। वे सब अच्छे हैं, बस थोड़े से बीमार हैं। मैं घर में उनकी नर्स हूँ, मुझे सेवा करनी है। आज से मुझे हर किसी आत्मा के बस गुण बढ़ाने में मददगार बनना है। कोई भी मुझ पे क्रोध करेगा तो बस मुझे हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी है। मुझे सबकी नफरत को प्रेम में बदलना है। क्योंकि सब मेरे अपने भाई हैं, सब आत्माएं हैं। स्वीकार करने से ओम शांति।